नमस्कार। सबका स्वागत है बनारसी अंदाज नको साइको में। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, गेट टेट, सी टेट, CUET, PGT, TGT, MPhil, PSC एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। ये मेरी 6 वीडियो है मेमोरी पे। इसके पहले मैंने 5 अभी क्लास लिया है और ये मेरी 6ठी क्लास है मेमोरी पर। मैंने पिछले क्लास में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिमेंटिक मेमोरी पढ़ा रहा था और सिमेंटिक मेमोरी में भी सिमेंटिक मेमोरी की मैं मॉडल बता रहा था। मैंने 2 मॉडल पहले इसके लिए बता चुका हूँ। आज मैं तीसरे मॉडल के बारे में बात करूँगा। तो मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ BHU-IIMS में। तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्लास को मैंने पिछले क्लास में कैसे चीज़ों को बताया। आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जैसे ही मेमोरी क्लासेस ख़त्म होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और यहीं के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है बहुत बेसिकली, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पिछले क्लास में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को आगे करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट क्लास आपको वर्किंग मेमोरी प्रीवियस क्लास में वर्किंग मेमोरी मैंने पढ़ाया था। वर्किंग मेमोरी के बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा था। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने ये एपिसोडिक मेमोरी मैंने आपको पढ़ा दिया था एंड सिमेंटिक मेमोरी में फिर मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा था और ट्रैवल कैसे होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर तीसरा चीज़ मैं आपको थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी पढ़ा रहा हूँ। थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी में मैंने 2 मॉडल बता दिए थे। आज मैं तीसरे मॉडल की बात करूँगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। रिटर्न प्रोबेबिलिटी कैसे होता है और थ्योरीज ऑफ मॉडल ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। इस मॉडल में भी मैंने आपको हायरार्ची मॉडल, नेटवर्क मॉडल बता दिया। दूसरा मैंने आपको बताया था सेट थ्योरेटिक मॉडल। आज हम लोग फोकस करेंगे फीचर्स कंक्लूजन मॉडल पे। तो इसके पहले मैंने आपको जो बताया था एक छोटा रिवीजन देखिए। हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल में कुलियन का 1968 का था। कुलियस लोफ्टस 1975 में अमेंडमेंट हुआ। फिर उसके बाद सुपर सेट आपको बताया था एसोसिएटेड लिंक क्या होता है, मॉडिफायर एसोसिएटेड लिंक क्या होता है। फिर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल में बताया था, इसको आप देख लीजिएगा। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमी बताई थी। फिर प्रिंसिपल ऑफ वही कॉग्निटिव इकोनॉमी से स्टोरेज की स्पेस की बचत हुई, ये बताया था। फिर मैंने इसकी क्रिटिसिज्म बताया। क्रिटिसिज्म में 3 चीज़ें थी। कॉग्निटिव इकोनॉमी अगर किसी से गलत हो गई, रिवर्स डिस्टेंस इफ़ेक्ट को ये व्याख्या नहीं कर पाई थ्योरी। तीसरा मैंने आपको टिपिकलिटी इफेक्ट के बारे में बताया था। फिर दूसरा मॉडल मैंने आपको सेट थ्योरेटिकल मॉडल बताया था। सेट थ्योरेटिकल मॉडल किसने दिया था? मायर ने 1977 में दिया था। और इसमें अमेंडमेंट किसने किया, संशोधन किसने किया था? मायर एंड सचवेल्ट ने किया था 1976 में। और मैंने आपको इसमें 2 चीज़ें बताई थी। यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको सबसेट बताया था। सुपर 4 सेट होते हैं। पहला सबसेट रिलेशन, सुपरसेट रिलेशन, ओवरलैप रिलेशन, डिसजॉइंट रिलेशन, जिससे कि सिमेंटिक मेमोरी का निर्माण होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आज हम फोकस करते हैं बेसिकली तीसरा मॉडल। तीसरा मॉडल जो है इसको बोलते हैं फीचर्स कंपैरिजन मॉडल्स, विशेषता तुलना मॉडल्स। इसको किसने दिया है? स्मिथ, सोहेन एंड रिप्स 1973 एंड 1974 के लगभग के मॉडल आया। इस मॉडल के अनुसार ऐसे ट्रू सेंटेंस जिनमें सिमिलरिटी होती है, ऐसे ट्रू सेंटेंस जिसमें सिमिलरिटी होती है, ट्रू सेंटेंस जिसमें सिमिलरिटी होती है, शब्दों के बीच उनको सिमेंटिक मेमोरी में
रिट्राइवल करने में कम समय लगता है जिनमें सिमिलरिटी नहीं होती है। ये मॉडल बताता है कि ऐसा एक सेंटेंस जिनमें सिमिलरिटी है, जिन चीज़ों में सिमिलरिटी है उसको हमको बोलने में, मान लीजिए पहला सेंटेंस है, उसको बोलने में कम समय लगता है ना, या फिर एकदम सिमिलरिटी नहीं होती तो भी कम समय लगता है। दूसरा सेंटेंस एकदम सिमिलरिटी नहीं है तो भी कम समय लगता है। लेकिन तीसरा सेंटेंस मान लीजिए कुछ ऐसा है जिसमें सिमिलरिटी मॉडरेट लेवल का है, तो उसमें हमको अधिक समय लगता है। ये मॉडल ये बताता है। तो यहाँ से फिर से लाइन देखिए, इस मॉडल के अनुसार ऐसे टू सेंटेंस जिनमें सिमिलरिटी होती है शब्दों के बीच, उनको सिमेंटिक मेमोरी में रिट्राइवल करने में, रिट्राइवल मतलब उनको बोलने में, दोहराने में, दोबारा से बोलने में कम समय लगता है। जिनमें सिमिलरिटी नहीं होती, मतलब जिनमें सिमिलरिटी नहीं होती उनकी अपेक्षा। तब फॉल्स सेंटेंस में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर जो चीज़ फॉल्स सेंटेंस होता है तो उसमें भी हमको कम समय लगता है। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझते हैं, बहुत ईजी समझ में आएगा मॉडल। जैसे मान लीजिए बिल्ली एक जानवर है, आपको पता है, तो जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, एक एग्जांपल देखिए बस, बिल्ली एक जानवर है, आपको बात पता है और ये इसको बोलने में बहुत कम समय लगा और आप समझ भी गए बिल्ली एक जानवर है। ये ट्रू सेंटेंस है। क्या बिल्ली एक जानवर है? क्या एक बिल्ली एक जानवर है? इस बात को बोलने में अधिक समय लगा। क्यों? क्योंकि आपको डबल लेयर प्रोसेस करना पड़ रहा है। पहले तो सोचना पड़ रहा है, क्या बिल्ली के बारे में सोचना पड़ रहा है, फिर जानवर के बारे में सोचना पड़ रहा है, फिर दोनों को लिंक करना पड़ रहा है। इसलिए डबल लेयर प्रोसेसिंग, डबल लेयर थिंकिंग हो रही है। इसके वजह से अधिक समय इसमें लग रहा है। फिर दूसरा देखिए, बिल्ली एक मछली है, तो बिल्ली मछली नहीं है हमको पता है, तो इसमें भी बहुत कम समय लगा। तो और क्या बिल्ली एक मछली है, इस बात को सोचने में बिल्ली और मछली का दोनों का लिंक आपको बैठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अधिक समय लगेगा। तो जिसमें सिमिलरिटी है या बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है, और फॉल्स सेंटेंस में जिसमें सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं, उसमें कम समय लग रहा है ना, और जिसमें आपको डबल लेयर प्रोसेसिंग करनी पड़ी, ट्रू सेंटेंस है, उसमें अधिक समय लग रहा है। तो ये यही बताते हैं मॉडल, अधिक समय इसलिए लग रहा है क्योंकि टू स्टेज प्रोसेस करना पड़ रहा है इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में। तो जब भी हम डबल लेयर प्रोसेसिंग करते हैं, समझने की थिंकिंग करते हैं, तो हमको ज़्यादा समय लगता है। इस मॉडल को यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये एनपीसी एक ग्राफ है, एनपीसी ऐसा ही होता है। एनपीसी कुछ ये जो रीजन एरिया है, ये फास्ट फॉल रिस्पांस, जो चीज़ें गलत होती हैं आप उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। और जो चीज़ें ट्रू होती हैं उनको भी आप रिस्पॉन्स बहुत जल्दी कर देते हैं। तो आप फॉल्स चीज़ें हैं उनको तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू चीज़ें हैं आप उसको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जो फॉल्स चीज़ें हैं लो एरिया में होती हैं और ये हाई एरिया में होती है। और कुछ ऐसे सेकेंड स्टेज प्रोसेसिंग, जिन चीज़ों में सेकेंड स्टेज प्रोसेसिंग होता है वो इंटरमीडिएट या ओवरऑल सिमिलरिटी वाले होते हैं। लोअर क्राइटेरिया, अपर क्राइटेरिया से देखिए। अब देखिए मॉडल क्या है, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन फीचर कंपैरिजन मॉडल। यह मॉडल यह बताता है कि जब वाक्य के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की विशेषताओं में काफ़ी अधिक या काफ़ी कम कॉमननेस रहे, मतलब दोनों में बहुत कम कॉमननेस होती है, तो हम कम समय में ही रिस्पॉन्स दे देते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया, बिल्ली एक जानवर है, ठीक, बिल्ली और जानवर दोनों में क्या है, एक कॉमन लिंक है और बहुत अधिक ज़्यादा लिंक है। और यहाँ बिल्ली और मछली में कोई लिंक नहीं, बहुत कम लिंक है। तो यहाँ पे बहुत अधिक लिंक होने की वजह से बिल्ली और जानवर में, और यहाँ बिल्ली और मछली में बहुत कम लिंक होने की वजह से हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर दिए। बट यहाँ पे क्या बिल्ली एक जानवर है, क्या बिल्ली एक मछली है, इसमें डबल लेयर प्रोसेसिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमको सोचने में अधिक समय लग रहा है। तो सिमेंटिक मेमोरी
कैसे क्या रिलेशन इस मॉडल में ही बताया गया। सिंपल सी बात कि हम रिस्पांस उन्हीं चीज़ का जल्दी देते हैं जिनमें हमारा बहुत अधिक दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच अगर बहुत अधिक हमारा क्या है उभयनिष्ठ कोई चीज़ कॉमन है, तब हम जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, या फिर बहुत कम उभयनिष्ठता होती है, बहुत कॉमन बहुत कुछ ही चीज़ें होती हैं तो भी हम जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं। बट अगर कॉमन क्या है, मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट लेवल मतलब ये इंटरमीडिएट लेवल का कॉमन चीज़ें हैं, तो उसमें डबल लेयर प्रोसेसिंग होती है जिसको बताने में हमको अधिक समय लगता है। तो यहाँ जब उभयनिष्ठ इंटरमीडिएट बीचों बीच में हो तो अधिक समय लगता है रिस्पॉन्स देने में, क्योंकि 2 लेयर प्रोसेसिंग होती है। तो ये मॉडल ये बताता है कि जब हम सिमेंटिक मेमोरी जब यूज करते हैं तो हमको कोई चीज़ बहुत जल्दी कैसे बता देते हैं, और कभी कभी ऐसा कैसे होता है कि हम बहुत लेट से बता पाते हैं। जैसे मैथ का फार्मूला किसी से पूछा जाए a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कोई तुरंत जो मैथ पढ़ा होगा तो वो तुरंत बताएगा a² + b² + 2ab होता है, और जो मैथ नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो मैथ पढ़ रहा है उसके बारे में वो कंटिन्यू सोच रहा है, वो लिंक बैठा लिया। जो नहीं पढ़ रहा है इसके बारे में वो लिंक नहीं बैठा पा रहा है तो नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ क के बाद क्या आएगा ख के बाद क्या आएगा ग के बाद क्या है घ के बाद क्या है अंग, तो आप बहुत ईजिली बता ले रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है सिमेंटिक मेमोरी में, जो चीज़ें हम पढ़े होते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए कॉमन होती हैं हम उसमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए कॉमन नहीं है, जिसको हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में मॉडरेट डबल लेयर प्रोसेसिंग जहाँ होती है वहाँ पे हम बहुत देर से रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 लेयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम बहुत ईजिली जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर 2 लेयर के हैं, 2 लेयर प्रोसेसिंग है, 2 लेयर प्रोसेसिंग में हम फंस जाते हैं और हम सही जवाब नहीं दे पाते, हमको डिले होता है, हमको टाइम लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर्स के होते हैं जिनको समझने में अंडरस्टैंडिंग करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी हमको हेल्प करती है कब, जब हमारे पास क्या हो, चीज़ें कॉमन हो। तो यही सिमेंटिक मेमोरी यही चीज़ बताती है। अभी हमको जिस चीज़ों में ज़्यादा अभ्यास करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, प्रैक्टिस, तब हम बहुत ईज़िली चीज़ों को बता पाते हैं, हमको याद हो जाती है वो चीज़ें कॉमन। तो बस यही था तीसरा मॉडल बस आप याद रखिएगा। तीसरा मॉडल कहता है फीचर कंपैरिजन मॉडल। फीचर कंपैरिजन मॉडल ये 1 लेयर प्रोसेसिंग 2 लेयर प्रोसेसिंग किसने दिया फीचर्स, तो आप देखिए स्मिथ, सोहेन और रिप्स ने। कब दिया, 1973 1974। अब हम बढ़ते हैं चौथे मॉडल की तरफ। चौथा मॉडल आपके सामने यहाँ पे। चौथा मॉडल क्या बताता है आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल्स। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल्स क्या नाम है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। इसको किसने दिया है, कॉलिन्स एंड लोप्टस ने। कॉलिन्स एंड लोप्टस ने पहले मॉडल हायरार्चिकल मॉडल में क्या किया था, अमेंडमेंट भी किया था। तो 1975 में किसने, कॉलिन्स एंड लोप्टस ने एक मॉडल दिया। किससे रिलेटेड मॉडल है इनका, सिमेंटिक मेमोरी या जेनेरिक मेमोरी से रिलेटेड इनका मॉडल है। इस मॉडल का क्या नाम है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है। ये मॉडल कहता है, इस मॉडल के अनुसार जब दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मीनिंगफुल रूप से अधिक रिलेटेडनेस हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, तो हम उनको बहुत देर तक याद रख पाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब क्या हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल से रिलेटेड हो, उनका आपस में मीनिंग निकलता हो, तो वो हमको याद रहता है। जैसे कोयल का उपयोग पक्षी के साथ अधिक होता है। कोयल भाई एक पक्षी है ना, कोयल क्या है, एक पक्षी है, तो उसको हम याद रखते हैं, कोयल क्या है, एक पक्षी है बस।
ऑस्ट्रिच एक पक्षी है कि नहीं, क्योंकि उड़ता नहीं है इसलिए हमको कन्फ्यूजन होता है पक्षी है कि नहीं, तो उसको हम क्या, वीक रिलेशन है उसके बीच में। जबकि कोयल और पक्षी के बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग रिलेटेड होती है ना, वो हमको बहुत जल्दी मीनिंग के रूप में याद आ जाती है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी में ये मॉडल क्या था, मॉडल का नाम क्या है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। स्प्रेडिंग से समझिए स्प्रेड होता है, अगर एक चीज़ आपको याद है तो दूसरी चीज़ भी याद रहेगी, स्प्रेड हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगा इनका। तो जैसे और एग्जांपल देखिए, इसमें सिमेंटिक प्राइमरी इफेक्ट, सिमेंटिक प्राइमरी इफेक्ट मैंने आपको बताया होगा। प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, इस प्रभाव के अनुसार व्यक्ति जिन शब्दों को अधिक सुना होता है ना, देखा होता है, तो उसकी व्याख्या आसानी से करता है। प्राइमरी इफेक्ट बता दिए, सिमेंटिक प्राइमरी इफेक्ट है, तो उसकी व्याख्या आसानी से कर लेगा। जैसे मान लीजिए हमने ब्रेड बटर, जो दो वर्ड है, ब्रेड का बटर के साथ हमेशा नाम आता है, तो हमको ये फास्ट रिट्राइवल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्ट रिट्राइवल हो जाएगा, क्योंकि इनका हम स्प्रेड हो गया, स्प्रेड एक्टिवेशन हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। बट हम बटर का नर्स के साथ कभी नहीं सुने, बटर नर्स एक दूसरे के साथ, तो इसका स्लो रिट्राइवल होगा। जैसे दाल चावल, ठीक, तो दाल चावल बहुत नॉर्मल है, तो हम उसको बहुत जल्दी याद कर ले, मतलब कोई चीज़ बोलता है तो हम बहुत जल्दी बता दाल चावल खा लो। बट अगर आपको कोई बोले दाल और दही खा लो, दाल और दही खा लो, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो यही ये बताता है सिमेंटिक प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, कि जिन चीज़ों का हम नाम बहुत बार सुने होते हैं, बहुत बार हमारे दिमाग में आया होता है, तो वो चीज़ों का मीनिंग हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बट जो चीज़ें हमारे सामने बहुत कम आई हों, दाल दही कभी नहीं आया है या आया है तो एक आध दो बार, तो वो क्या है, वो चीज़ें हमको उतना याद नहीं रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम घर में होते हैं, एक ही तस्वीर को देखते हमको तस्वीर याद हो जाती। तो इसी तरह है, अगर हम किसी चीज़ को याद करना है तो उसको हमको बार बार ना पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखने से समझने से, बार बार पढ़ने देखने समझने, पढ़ने देखने समझने, पढ़ने देखने समझने से वो चीज़ें हमको क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो हमको चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा आपको, तो आप बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इफ़ेक्ट आएगा, सिमेंटिक प्राइमिंग इफ़ेक्ट। सिमेंटिक प्राइमिंग इफ़ेक्ट क्या आएगा, सिमेंटिक प्राइमिंग इफ़ेक्ट। कब आएगा सिमेंटिक प्राइमिंग इफ़ेक्ट, जब आप चीज़ों को बार बार देखेंगे, जब चीज़ों का बार बार अभ्यास करेंगे, तो आपके सामने जितनी बार आपके सामने आएगी, वो उतना आपके दिमाग में वो आ जाएगा। जैसे ब्रूस ली को आप सभी लोग जानते हो कि ब्रूस ली को कहा जाता है कि वो एक ही जो उनका स्टंट होता था, या एक ही जो उनके फाइट करने का तरीका, तो बार बार प्रैक्टिस करते थे। तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो अपने स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। जैसे ब्रेड बटर में है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तो वो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। और सबके 20 अगर पंच होता था तो उनका एक ही पंच, कोई अगर 20 पंच मारता था, जितना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करता, तो उनका एक पंच उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता था। इसलिए क्यों, कि उन्होंने प्रैक्टिस करके बार बार स्ट्रॉन्ग बना लिया था चीज़ों को। तो इसी चीज़ें, तो ये सिमेंटिक मेमोरी में ये जो हमारा मॉडल है, बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल्स। ये मॉडल यही बताता है, फिर से समझिए, कि हम चीज़ों को भी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना लेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, वो चीज़ें हमारे सिमेंटिक मेमोरी में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से याद हो जाएगी। और जो चीज़ें हम कम देखेंगे, वो चीज़ें बहुत कम समय में याद रह पाती हैं। तो ये मॉडल आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको चारों मॉडल को एकदम क्लियर बता दिया। आज तीसरा मॉडल से मैंने स्टार्ट किया था, फीचर कंपैरिजन मॉडल्स, और चौथा आपका स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल किसने दिया, कॉलिन्स एंड लोटस, याद रखिएगा, ठीक है। 1970
5। तो यहाँ से आप कुछ ये जो चारों मॉडल मैंने आपको बताए, तो ये जो चारों मॉडल हैं, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल कूलियन ने दिया, सेट थ्योरेटिकल मॉडल को मायरर ने दिया, फीचर कंपैरिजन मॉडल को शोहन स्मिथ ने दिया, स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल को कूलियन लोटस ने दिया। तो इसका शॉर्ट याद रखिएगा, बंदा हंसा तो फंसा, हंसा तो फंसा, हंसा हा से क्या था, हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल, शा से सेट थ्योरेटिकल मॉडल, एफ से फीचर कंपैरिजन मॉडल, फिर सा से स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। तो हशा, हा से हायरार्चिकल, और नीचे याद रखिएगा क्यों मैं सोऊं कल, क्यों मैं MY मैं सोऊं SOU सोऊं, कल याद रखें CL कल, क्यों मैं सोऊं कल, बंदा हंसा तो फंसा, क्यों मैं सोऊं कल, इसका शॉर्टकट। तो यहाँ से हंसा से हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल, क्यों मैं सोऊं, क्यों से कूलियंस ने क्या, हंसा सा से सेट थ्योरेटिकल मॉडल, क्यों मैं से मायरर याद रखिएगा, फंसा फ से फीचर कंपैरिजन मॉडल, क्यों मैं सोऊं कल, सोऊं से क्या है, शोहन एंड स्मिथ याद रखिएगा, और फंसा सा से मतलब स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल, कल से याद रखिएगा कूलियंस एंड लोटस। तो इसका एक शॉर्टकट है, बंदा हंसा तो फंसा, क्यों मैं सोऊं कल, याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ से हमने देखा था, क्या पढ़ा था, हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ रहे थे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ चौथा टॉपिक, हमने अभी तक कितने टॉपिक कर लिया है, ये 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया अभी तक। मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप क्लियर करते, 3 टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम चौथे टॉपिक की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। चौथा टॉपिक क्या है हमारा, चौथा टॉपिक हमारा है रोल ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन ऑन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में रोल ऑफ इमोशन क्या है। फिर 5वां टॉपिक पढ़ेंगे कंपैरिजन स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिर पढ़ेंगे फॉरगेटिंग इन लॉन्ग टर्म, फॉरगेटिंग कैसे होती है। तो अभी हम लोग चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रोल ऑफ मोटिवेशन इमोशन इन लर्निंग। तो अभी हम लोग पढ़ गए LTM में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो एपिसोडिक मेमोरी पढ़ लिया, सिमेंटिक मेमोरी पढ़ लिया, रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ लिया, थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी पढ़ लिया। चौथा टॉपिक देखते हैं। आइए, चौथा टॉपिक क्या है हमारा इमोशन और मोटिवेशन कैसे काम करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। चौथा चीज़ यहाँ से, तो चौथा टॉपिक है मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन कैसे काम करता है, इमोशन कैसे काम करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी पर मोटिवेशन सिचुएशनल का भी प्रभाव पड़ता है, सिचुएशंस का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जो आपकी मेमोरी है लॉन्ग टर्म की, वो आप कितना मोटिवेटेड है इस पे भी निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में समझिए, मोर और अराउजल की वजह से रिट्राइवल कम होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हमारा रिट्राइवल कम हो पाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, इसमें भी एग्ज़ाम में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को देख के जब एक्साइटेड हो जाते हैं अराउजल की वजह से, तो क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर नहीं पता होता है, परंतु बाहर आते, जैसे आपको क्वेश्चन आ रहा बट उसका आंसर आपको नहीं पता होता एग्ज़ाम में, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे एग्ज़ाम के, आपको तुरंत उसका क्वेश्चन का आंसर, अरे ये उस क्वेश्चन का तो ये आंसर था, हम इसको तो कर सकते थे, हम किए नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब हम मोटिवेटेड हो जाते हैं तो हमारा अराउजल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिट्राइवल नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होने की वजह से रिट्राइवल नहीं हो पाता। तो एक मैंने एग्जांपल बताया कि मोटिवेशन जब हम ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं तो भी हमारे मेमोरी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेमोरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जब हम मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अराउजल हो जाता है हमारा,
तो मेमोरी पे हमारा वही इफेक्ट पड़ा कि हमारा रिट्राइवल नहीं हो पा रहा। दूसरा, दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एराउजल एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, अफेक्ट एंड मेमोरी। तो दोनों को हम देखते हैं कि हमारा अराउजल और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, अफेक्टिव मेमोरी क्या है। अराउजल एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी ना आइजेंक ने 1976 1976 आइजेंक ने एक चीज़ बताया। क्या बताया? हाई अराउजल रिकॉल को इम्प्रूव भी करता है और डिक्रीमेंट मतलब ह्रास भी करता है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा हमारा ये अराउजल क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, कभी कभी मेमोरी को M1 मेमोरी को घटा भी देगा, M2 कभी कभी मेमोरी को बढ़ा भी देगा। ये अराउजल जब हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें भी रीजन होता है। यदि लेसन या पार्ट बहुत इजी है, मतलब जो चीज़ें आप चीज़ों के लिए अराउजल हो रहा है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है, तो रिकॉल फास्ट होगा। मतलब वो हमारे मेमोरी को अराउजल क्या करेगा और बढ़ा देगा, मतलब हमको और ज़्यादा चीज़ें याद आने लगेंगी। अगर चीज़ें आसान हैं और हम एक्साइटेड हो गए, हमारा अराउजल ज़्यादा हो गया, तो हमको चीज़ें बहुत ईजिली क्या होती है, याद आने लगती है। बट क्या होता है, यदि ना रिकॉल, किंतु अगर वही चीज़ अगर बहुत कठिन है, अगर लेसन या पार्ट हमारा जो है, या जो हम चीज़ें रिकॉल करने हैं वो बहुत कठिन है, तब हमारा ये अराउजल जो ज़्यादा हुआ है वो मेमोरी को क्या करेगा, लॉस में ला देगा। रिकॉल हमारा नहीं हो पाएगा, रिट्राइवल नहीं हो पाएगा, बाधा का काम करने लगेगा ये अराउजल। तो अराउजल से दोनों चीज़ होता है, मेमोरी इन्हेंस भी होती है, मेमोरी गिर भी जाती है। मेमोरी कब इन्हेंस होती है, जब लेसन या फिर आपका जो पार्ट है या जो आप याद करने जा रहे हैं, जो आपका मेमोरी का पार्ट है, वो क्या हो, बहुत इजी हो, तो वो क्या करेगा, अराउजल आपकी मेमोरी को इन्हेंस कर देगा। बट अगर हमारा लेसन बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कठिन है, तो वो हमारी मेमोरी को क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, ह्रास कर देगा, मतलब हम चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। तो अराउजल का दोनों इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अराउजल और लॉन्ग टर्म मेमोरी समझ में आया। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, जब डिफ़िकल्ट चीज़ें हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, चीज़ों को समझिए फिर आंसर दीजिए। और जब इजी चीज़ें हों तो भी अगर आपका अराउजल हो गया तो कंट्रोल करिए, क्योंकि जब इजी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फास्ट आंसर देने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप धीरे करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पता चला आपने सेंटेंस का आधा ही पार्ट पढ़ा है और आप अराउजल आपका हो गया, अब एक्साइटेड हो गए। अब एक्साइटेड होने की वजह से क्या होगा, अरे ये तो आ ही रहा क्वेश्चन, आप तुरंत आंसर टिक करके चल देते हैं। बाद में आप देखते नहीं कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा था, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अराउजल की वजह से अपने क्वेश्चन को मत गलत करिए, तो आपको वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं तो आपका अराउजल बहुत ज़्यादा हो गया, आप बहुत ज़्यादा तुरंत दिमाग में बन जाएंगे, ये तो मुझे नहीं आ रहा है ना, पैनिक हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो जब डिफ़िकल्ट चीज़ें हो तो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे पढ़िए, करिए, ईजिली हो जाएगा। तो अराउजल और लॉन्ग टर्म मेमोरी का आपने यहाँ पे रिलेशन देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्टडी है ब्राउन एंड कुलिक की है 1977, ब्राउन और कुलिक 1977। उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में बताया और फिर फ्लैश बल्ब मेमोरी के बारे में बताया। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मेमोरी स्टोर होता है दिमाग में, वो उसके बीच, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के अंदर हमारा क्या आता है, फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है, फ्लैश बल्ब मेमोरी का मतलब सरप्राइज, जिन चीज़ों के साथ आपका सरप्राइज जुड़ा हुआ, आश्चर्य जुड़ा हुआ ना, और उसमें इमोशनल एक्साइटेशन हाई लेवल पे हो,
इमोशनल एक्साइटेशन हाई लेवल पे हो। तो सरप्राइज आश्चर्य जुड़ा हो, इमोशनल एक्साइटेशन हाई लेवल पे हो, आप आँख बंद करें और आपको चीज़ें याद आ जाए वो ना। तो इस तरह की मेमोरी को आपको फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई कोविड-19 आया। क्या आया? कोविड-19 आया। कोविड-19 में सभी लोगों ने देखा कि सभी लोग घर में रहते थे। बाई चांस मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो गई हो और उस घर में मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो गई हो उसी कोविड दौरान में। उस घर में बचे 2 लोग, 3 लोग की ऑलरेडी डेथ हो गई। तो इन 2 लोगों की जो मेमोरी इन तीनों लोगों के बारे में होगी, वो दौर सोचिए, बस वो आँख बंद करते होंगे और वो चीज़ें उनके सामने प्रकट हो जाती होगी कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे डेथ हो गया, ऐसे सांसें चल रही थी, ऐसे दवा नहीं मिल पाया। और उनके जब भी आँख बंद करते होंगे तो उनके सामने सारा चेहरा, सारा सीन आ जाता है ना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें सरप्राइज जुड़ा होता है, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ा होता है। तो जिन चीज़ों के साथ हमारे इमोशन जुड़ जाता है और उसमें सरप्राइज हो जाता है, तो उस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके की ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी ही है। बट इनमें क्या होता है, ये आँख बंद करने के बाद तुरंत याद आ जाती है चीज़ें। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। फ्लैश बल्ब मेमोरी आर द मेमोरीज ऑफ इमोशनली significant event that people often recall with more accuracy, vivid imagery than everyday events. सैंड्रॉक 2000 का डेफिनेशन है। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या है? एक्यूरेट। फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है? एक्यूरेट ना होकर के इनएक्यूरेट होती है। इसको नाइजर ने बताया 1991 में कि एक्यूरेट नहीं होती है। जो आप चीज़ें सीन होता है ना, आपको याद आती है, बट वो हो सकता है उसमें वो एक्यूरेट ना होकर के इनएक्यूरेट हो। इसमें बिना प्रयास किए ही रिकॉलिंग होती है ना। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें हमको याद आए, लेकिन फिर भी वो आपको रिकॉलिंग हो रही, फिर भी आपके दिमाग में बातें आ रही, फिर भी आपको याद रहती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वो इवेंट आपके आँख बंद करते ही याद आ जाए? आप याद नहीं करना चाहते, फिर भी वो आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकोडिंग जो है ना, ऑटोमेटिक होती है। हमने कहा था शुरू में, पहले क्लास में पढ़ाया था, पहले क्या होता है? इनकोडिंग होता है, फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, फिर रिट्राइवल होती है ना। पहले इनकोडिंग होगा, स्टोरेज होगा, फिर रिट्राइवल। तो जब इनकोडिंग होती है ना, वो ऑटोमेटिक होती है। जिन चीज़ों की इनकोडिंग ऑटोमेटिक होने लगी, वो चीज़ें आपको हमेशा ऐसे ही याद आएंगी। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनकी इनकोडिंग हमको रट के नहीं करनी, हमको ना उसको समझना है। जितना ज़्यादा समझेंगे ना, जितना ज़्यादा इमोशनली उसको मतलब समझेंगे, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उसको जितना जिएंगे, जितना अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपकी कोड होती जाएगी। फिर बाद में आपको वो चीज़ें, जैसे मैथ का ही कोई फार्मूला है, या फिर कोई आप साइंस में टेक्निक पढ़े हैं, या कोई कविता है, या कोई पोएम है, कुछ भी है, अगर आप उसको जी रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में उतर जाएगी। वो आपको हमेशा याद रहेगा। बंद करते ही आपको क्या हो जाएगी? याद आने लगेगी। बट अगर आप उसको ना इमोशनली नहीं समझ रहे हैं, बस रट रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने याद होने वाली नहीं है। तो जिन चीज़ों की इनकोडिंग ऑटोमेटिक होती है, उनका रिकॉल आसानी से होता रहता है। इसमें अराउजल अधिक होने की वजह से अदर चीज़ों पर कम ध्यान जाता है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन का आधा पार्ट, ये क्वेश्चन का पूरा 3 पार्ट है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, ये फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, क्वेश्चन का लेंथ है, इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन लिखा। आप पहले ही पार्ट को पढ़े और बहुत एक्साइटेड हो गए। तो जब आप इसको पढ़ के एक्साइटेड हो गए ना, तो ये होता है क्या, ये दूसरे वाले और तीसरे वाले पार्ट पे आपका नज़र ही नहीं जाता। और यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, और इतने ही पार्ट को पढ़ के आपने एक को टिक कर दिया, जबकि आपने इन 2 पार्ट को ध्यान नहीं दिया। और या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए पहले पार्ट को ध्यान दिया, तीसरे पार्ट को ध्यान दिया जल्दी जल्दी में,
दूसरे पार्ट को आपने ध्यान नहीं दिया तो भी आप क्वेश्चन गलत कर देते, या कभी कभी पहले दूसरे को तो आपने ध्यान दिया बट तीसरे को ध्यान नहीं दिया तो भी आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसीलिए हो रहा है, जब आपका अराउजल अधिक होता है तो अदर चीज़ें होती हैं उस पर आपका ध्यान कम जाता है, इसलिए एक्यूरेसी कम हो जाती है अक्सर। तो आपका एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चला, जब हम क्या होते हैं इमोशनली क्या होते हैं, या मोटिवेटेड होते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारा इमोशन जुड़ जाता है। इमोशन जुड़ने से चीज़ें याद आ जाती हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, या अराउजल हमारा जब ज़्यादा हो जाता है तो वो दो चीज़ें होती हैं। अगर हमारा लेसन बहुत इजी है तो हमारे रिकॉलिंग में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। अगर लेकिन लेसन हमारा डिफ़िकल्ट है तो अराउजल होने पे ज़्यादा हमारा क्या होगा, चीज़ें भूल जाएंगी। तो बहुत शालीनता से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ईजीली कर लेंगे। फिर दूसरा आता है अफेक्ट एंड मेमोरी। दूसरा पार्ट, अफेक्ट एंड मेमोरी इन लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या काम है। मेमोरी पर अफेक्ट एंड फीलिंग का प्रभाव पड़ता है। जैजोंग ने बताया, जैजोंग 1980 में जैजोंग ने क्या बताया, जब व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस आता है तो पहले अफेक्टिव रिएक्शन होता है, फिर कॉग्निटिव रिएक्शन होता है। पहले क्या होगा, अफेक्ट, पहले आपकी फीलिंग आएगी। जैसे एग्जांपल में, यदि आप पहली बार कोई डिश खा रहे हैं, मान लीजिए मैंने जब पहली बार क्या इडली खाया ना, पहले डिश खाते हैं तो पहले हमको फील हुआ इडली अच्छा लगा, फिर उसके बारे में हमारा कॉग्निशन बन गया ये अच्छा है। तो पहले हमको कोई चीज़ क्या करती है, फील होती है ना, पहले हमको अफेक्टिव रिएक्शन होता है, फिर हमारा कॉग्निटिव रिएक्शन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसे पाया जाता है। तो जैजोंग की जो स्टडी थी, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैजोंग ने क्या बताया, सबसे पहले हम अफेक्टिव रिएक्शन करते हैं, फिर कॉग्निटिव रिएक्शन करते हैं। मतलब पहले हम किसी चीज़ को फील करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में अपना राय बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसा है या इसका मत बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसा है ना। जैसे आप ये मान लीजिए कोई ना व्यक्ति है जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना, तो जब वो बात करेगा आपसे बात करेगा, आपके सामने कोई व्यवहार करेगा, बिहेवियर करेगा, उसके आधार पे पहले आप बताते हो अच्छा ये ऐसा है, ये अच्छा है। पहले आप उससे मिलते बात करते हैं, उसके बाद के अकॉर्डिंग ना आपको फील होता है अच्छा ये बात कर रहा है ये अच्छा है, या फिर या ये बात कर रहा है ये बुरा है। तो आप पहले उससे मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, पहले आपका अफेक्टिव लेवल का होता है, फिर आप उसके बारे में एक विचार बनाते हैं। तो ये भी आपकी एक तरह की मेमोरी होती है। दिमाग में आपका कोई चीज़ अच्छा बुरा कैसे बनता है, आपके मेमोरी के अकॉर्डिंग। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, प्रिंसिपल है, जिसको हम पोलियाना प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलियाना, POLLYANNA, पोलियाना प्रिंसिपल। इसको किसने दिया था? मैल्टिन एंड स्टेंजी ने 1978 में। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो हैप्पीनेस होता है ना, सुखद एकांशों का दुखद या तटस्थ एकांशों की तुलना में अधिक अच्छे से प्रत्याहार होता है, तथा अधिक सुखद एकांशों का प्रत्याहार कम सुखद एकांशों की तुलना में अधिक होता है। तो ये हिंदी इतना लिख दिया है कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, बट मैं आपको इसको बहुत इजी बताता हूँ कि पोलियाना इफ़ेक्ट क्या होता है। पोलियाना इफ़ेक्ट में क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए ये हैप्पी चीज़ है ना, एक लाइन बनाता हूँ मैं, ये हैप्पी है, और एक हैप्पी थोड़ा कम है इससे, ये हैप्पी 1 है, ये हैप्पी 2 है। तो जो ये हैप्पी 2 है ना, इसका लाइन तो यहीं तक गया और इसका लाइन यहाँ तक गया, तो ये हैप्पीनेस ज़्यादा है, ये हैप्पीनेस कम है।
तो ये जो कम वाला हैप्पीनेस है ना और ये ज़्यादा वाला हैप्पीनेस, आपको अगर याद करने की ज़्यादा अगर दोनों को दिया जाए तो आपको यही कौन याद आएगा, जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाली चीज़ें याद है वो सबसे ज़्यादा याद आएंगी, और जो कम हैप्पीनेस वाली चीज़ें वो कम याद आएंगी। एक तो ये होता है। दूसरा चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ आपका हैप्पी मोमेंट है और कोई चीज़ सैड मोमेंट है, अगर मैं दोनों को याद करने को बोलूँ तो आपको कौन सारी पहले चीज़ें याद आएगी, जो हैप्पीनेस चीज़ें हैं। सैड वाली तो याद ही नहीं आएंगी, उसको आप याद ही नहीं करते ज़्यादा ना। तो ऐसा, तो हैप्पीनेस की चीज़ें ज़्यादा याद आती है सैडनेस की अपेक्षा, सिंपल सी बात। तो मतलब जो दुखी वाली चीज़ें होती हैं और जो खुशी वाली चीज़ें आपको ज़्यादा याद आती है दुख वालों की चीज़ों की अपेक्षा, हाँ, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं पोलियाना प्रिंसिपल, ठीक। या फिर ज़्यादा हैप्पीनेस और कम हैप्पीनेस, तो इसमें ज़्यादा और कम हैप्पीनेस वाले में ज़्यादा जो हैप्पीनेस है वो आपको ज़्यादा याद आएगी कम हैप्पीनेस की अपेक्षा। मतलब उनको रिकॉल करना आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। तो इसको बोलते हैं पोलियाना प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, पोलियाना प्रिंसिपल। नेक्स्ट, पांचवा टॉपिक हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ते हैं, पांचवा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ स्टडी ऑफ LTM एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या अंतर है, थोड़ा सा इस पर हम गौर करके देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इधर है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इधर है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में चलिए देखिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सारी चीज़ें वही चीज़ें जो आप पढ़ कर है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन क्या होता है, स्टोरेज 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 1 सेकेंड से क्या कम, 1 सेकेंड से 30 सेकेंड तक बताया था। 1 सेकेंड से कम किसका होता है, सेंसरी मेमोरी का होता है, याद रखिए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन 1 सेकेंड से 30 सेकेंड तक होता है, 30 सेकेंड से कम। और 30 सेकेंड से जब अधिक हो जाए तो हमारा है वो क्या होगा, LTM होगा। तो स्टोरेज ड्यूरेशन समझ में आ गया। कह रहा है यह एक्टिव प्रोसेस होता है, रिहर्सल की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें आप एक्टिव रहते हैं। हमने बताया था मिलर की स्टडी में आप क्या करते हैं, 7 ± 2 चीज़ों को ही याद कर पाते हैं। 1956 में मिलर ने इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। क्वेश्चन आया हुआ है इस मैजिक नंबर। मैजिक नंबर किसका है, मिलर का। कब का है मैजिक नंबर, क्या होता है, 7 ± 2। 7 ± 2 क्या बताता है, 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 9, ठीक। और 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5। ये बताता है कि आप मैक्सिमम 9 चीज़ों को, मिनिमम कम से कम 5 चीज़ों को याद कर सकते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो वो था, मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा। तो इस तरह से ये पता चलता है कि इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 7 ± 2 होती है। तो ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें रिहर्सल की ज़रूरत होती है। ये शुरू में एक्टिव होना होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी शुरू में एक्टिव होना होता है, फिर यह इनएक्टिव प्रोसेस हो जाता है, वो ऑटोमेटिक दिमाग से निकलता है। फिर इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, और इसमें ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग होती है। इसमें अगर ट्रेस मिट जाता है तो ये फॉरगेटिंग हो जाती है। और इसमें रिट्राइवल क्लू न होने की वजह से, अगर आपका क्लू अगर नहीं है तब आपकी फॉरगेटिंग हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका क्लू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका ट्रेस जो है आपका वो इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा चीज़ देखिए, रिकॉल ऑटोमेटिक होता है, ऐसा लगता है रिकॉल ऑटोमेटिक हो रहा है, जो आपने याद किया तुरंत वो रिकॉल हो रहा है। और इसमें रिकॉल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, आपको सोचना पड़ता है। इसमें टिप ऑफ टंग फिनोमेना पाया जाता है, जबकि इसमें टिप ऑफ टंग फिनोमेना नहीं है। कोडिंग कैसे होती है, मैंने बताया था फोनोलॉजिकल और एकॉस्टिक कोडिंग होती है, जबकि इसमें एपिसोडिक और सिमेंटिक कोडिंग होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिसेंसी इफेक्ट पाया जाता है। रिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंसी इफेक्ट किसमें पाया जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में।
क्योंकि तुरंत आता है और तुरंत आप भूल आपको तुरंत पहली वाली चीज़ें याद रहती हैं। और प्राइमेसी रिसेंसी मतलब लास्ट वाली चीज़ें आपको याद रहती है ना, लास्ट वाली चीज़ें आपको याद रहती है। अगर कोई आपको मोबाइल नंबर बताता है, शुरू से मान लीजिए 10 अंक बताता है यहाँ से लेकर के, तो आपको लास्ट वाली चीज़ें याद रह जाती है जब, तो वो रिसेंसी पे, क्योंकि आपको लास्ट में सुने होते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, प्राइमेसी इफेक्ट अधिक होता है। प्राइमेसी इफेक्ट जो आप सबसे पहले सुने हैं वही चीज़ आपको याद रह जाता है, क्योंकि आप उसका रिहर्सल बार बार करते रहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब से कंट्रोल होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन। ये जो ब्रेन है, मैंने जो ब्रेन आपको बनाया था, ये फ्रंटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब 4 लोब बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल लोब का पार्ट है उसके ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स से क्या कंट्रोल होता है हमारा, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ, हिप्पोकैम्पस में पहले रखा जाता है। पहले कहाँ रखा जाता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ, हिप्पोकैम्पस में रखा जाता है। फिर डाटा को फिर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले हिप्पोकैम्पस में जाती है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है। इसमें एमनेजिया नहीं होता है, जिसको आप एमेंशिया बोलते हैं। एमेंशिया क्या है, भूलने की बीमारी है, ये ऐसा नहीं होता। जबकि इसमें एमनेजिया को देखा जा सकता है। रिट्राइवल केस में होता है, इसमें सीरियल होता है। इसमें रिट्राइवल क्या होता है, रिट्राइवल से पैरेलल होता है, ठीक है। तो इतना इसमें ये सारी चीज़ें थी, कुछ डिफरेंट था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। एक कंपेरिजनल स्टडी है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठे चीज़, फॉरगेटिंग कैसे होती है। फॉरगेटिंग कैसे होती है, छठा चीज़ क्या, फॉरगेटिंग कैसे होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फॉरगेटिंग कैसे होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो यहाँ से देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये क्या होती है, परमानेंट, बहुत लाइफ टाइम होती है, 30 सेकंड से ज़्यादा होती है। तो इसमें फॉरगेटिंग तीन तरह से होती है। एक तो डीके मैकेनिज्म है, समय बीतेगा तो फॉरगेटिंग हो जाएगी। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, जब कोई सी चीज़ बाधा पड़ने लगेगी तो फॉरगेटिंग हो जाएगी। तो डीके इन्फ्रेंसेज दो इम्पोर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से क्या होता है, द्वारा ही साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल मेमोरी के द्वारा भी होता है। इसमें कई तरह के मॉडल्स हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इसको ये लाइन एकदम जो मैं बताने जा रहा हूँ मॉडल्स, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा ना, इससे हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ मॉडल्स बनाए गए, उस मॉडल्स के आधार पे तय किया गया कि हमको कोई चीज़ फॉरगेट क्यों हो जाती है, ठीक है, हमको कोई चीज़ भूलती क्यों है, उस मॉडल के साथ तय होता है। तो मॉडल को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए पार्ट और बी पार्ट। मॉडल के ए पार्ट को बोलते हैं मल्टीपल स्टोर मॉडल और बी पार्ट को बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। मल्टीपल स्टोर मॉडल में 3 पार्ट आता है। क्या क्या आता है आपका, एक तो एटकिंसन शिफरिंग बफर मॉडल, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इस मॉडल से क्वेश्चन है, एटकिंसन शिफरिंग बफर मॉडल। दूसरा है इसमें वॉग नॉर्मन मॉडल, और तीसरा है सम एडिशनल मॉडल। सम एडिशनल मॉडल में भी बहुत सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ए स्मॉल है, ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन मॉडल, दूसरा सैम्पलिंग मॉडल, तीसरा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये चीज़, तो मल्टीपल स्टोर मॉडल में 3 चीज़ें, तीसरे चीज़ में भी 3 चीज़ें याद रखिएगा। फिर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, ये भी बहुत बार पूछा गया, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो आपको ए पार्ट बी पार्ट आपको याद रखना है, 2 तरह के पार्ट है मॉडल को समझने के लिए। पहला पार्ट को बोलते हैं मल्टीपल स्टोर मॉडल, दूसरा बोलते हैं लेवल प्रोसेसिंग मॉडल। और मल्टीपल स्टोर मॉडल में क्या है, एटकिंसन शिफरिंग बफर मॉडल, वॉग नॉर्मन मॉडल, सम एडिशनल मॉडल, सब एडिशनल मॉडल में ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन मॉडल्स। और उसके बाद क्या है, और यहाँ से देखेंगे तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम सबसे पहला मॉडल मल्टीपल स्टोर मॉडल। क्या, MSM मल्टीपल स्टोर मॉडल। मल्टीपल स्टोर मॉडल में सबसे पहला देखिए वॉग एंड नॉर्मन। वॉग और नॉर्मन क्या कहते हैं, 1965 में एक मॉडल दिया इन्होंने, 1965 में इन्होंने एक मॉडल दिया वॉग एंड नॉर्मन। उन्होंने दो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी उन्होंने कहा, और सेकेंडरी मेमोरी को उन्होंने क्या बताया, ये हमारा LTM होता है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस होता है, कोई चीज़ है ना, वो हमारे सबसे पहले क्या आती है, प्राइमरी मेमोरी में आती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी से आके ये यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और यहाँ जब आगे बढ़ती है तो यहीं से अगर इसका रिहर्सल हम करते जाते हैं तो वो और स्ट्रांग होती है प्राइमरी, फिर वापस आती है यहाँ से ऐसे। तो जितना हम रिहर्सल करते जाएंगे वो उतना स्ट्रांग होती है, वो आगे भी बढ़ती जाती है सेकेंडरी मेमोरी, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे जाके स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से वॉग एंड नॉर्मन मॉडल ने दो पार्ट में मेमोरी को बताया। प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको उन्होंने बोला, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। और उन्होंने बताया अगर हम रिट्राइवल नहीं हो पाता, जिन चीज़ों का रिट्राइवल नहीं हो पाएगा वो चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे भूल जाती हैं। देखिए यहाँ से जब कोई स्टिमुलस आया और उसका जब आप रिहर्सल नहीं करेंगे, तो जैसे रिहर्सल नहीं करेंगे, ये रिहर्सल नहीं होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे से यहाँ से निकल जाएंगे, तो फॉरगेट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है, मतलब चीज़ों को बार बार, आप कोई पाठ याद कर रहे हैं, कोई चीज़ आप मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने लगातार, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आती हैं। यहाँ किताबें हमारे लिए क्या होती है, स्टिमुलस होती है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए स्टिमुलस होता है। वो कॉन्सेप्ट को जब हम प्राइमरी मेमोरी में एक दो बार पढ़ें, फिर उसको दोबारा हम जब रिवीजन नहीं करेंगे तो वो हमारे यहीं से फिर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, दिमाग से फॉरगेट हो जाएगी, भूल जाएगी। लेकिन जब हम उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, यहाँ से हमारा रिहर्सल होता रहता है, तो वो चीज़ें हमको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसमें वही है, दो कंपोनेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पर मेमोरी को बताने का प्रयास किया गया है। तो बस वही है, स्टिमुलस सामने है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी प्रवेश करता है, यदि व्यक्ति उसका रिहर्सल करता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, अगर रिहर्सल नहीं करता है तो वो यहाँ से क्या हो जाता है, फॉरगेट हो जाता है। तो इस मॉडल का क्रिटिसिज्म बहुत है, इसमें ये कभी नहीं बताया गया कितना मात्रा में डाटा स्टोर होगा, और रिहर्सल कितना किया जाएगी प्राइमरी से सेकेंडरी में, जैसे इसमें कितना डाटा स्टोर हो रहा है, इसमें ये नहीं बताया गया प्राइमरी में। दूसरा, इसमें कितना हम यहाँ पे रिहर्सल कर दें कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए। अगर हमको ये बात पता होगी तो हम इजीली उतना रिहर्सल कर देंगे, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। इसका कोई लिमिटेशन इसमें नहीं बताया गया, तो इसका एक ड्रॉबैक है। क्या बिना रिहर्सल के ही प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी डाटा जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने भी नहीं बताया, तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। फिर कह रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी को पुनः सेकेंडरी मेमोरी से पुनः प्राइमरी मेमोरी में क्या सूचना वापस लाया जा सकता है। कहने का मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी में सूचना है वो प्राइमरी मेमोरी में कैसे आएगा, इनके बारे में ये कुछ नहीं बताया, तो इसका ये एक ड्रॉबैक था इस मॉडल का। तो इस मॉडल पहला मॉडल क्या था, मल्टीपल स्टोर मॉडल में पहला वॉग एंड नॉर्मन मॉडल 1965 हम लोगों ने देख लिया। तो उसको आप याद रखिएगा, वॉग नॉर्मन का पहला मॉडल है ना, मल्टीपल स्टोर मॉडल का एक पार्ट। तो इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एटकिंसन शिफरिंग मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ना, एटकिंसन शिफरिंग मॉडल।
तो अब इसको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले क्लास को छोड़ने से पहले एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लें कि एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास में, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिहर्सल और रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार रिहर्सल नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो रिहर्सल करने के लिए हम फिर से यहाँ से आ जाते हैं। हम लोगों ने तीसरा मॉडल आज यहाँ शुरू किया था, फीचर कंपैरिजन मॉडल। फीचर कंपैरिजन मॉडल में स्मिथ एंड सोहेन और रिप्स थे 1973-1974 में। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया दो चीज़ें, जो चीज़ें हमको क्लियर होती है, जो चीज़ें फाल्स होती हैं, जो एकदम ट्रू होती है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है ना, ये एकदम रिलेटेड नहीं होती, वो चीज़ों को हमको याद करने में, बोलने में कम समय लगता है। जो चीज़ें की क्वालिटी मॉडरेट लेवल पे कॉमन होती है, वो चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत बोलने में अधिक समय लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, बिल्ली एक जानवर है, कम समय लगा था। बिल्ली क्या एक जानवर, इसमें टू लेयर प्रोसेसिंग कर रहा है, इसमें 2 बार आपको सोचना पड़ रहा है, इसलिए इसमें अधिक समय लग रहा है ना। तो इस मॉडल का बताया था, ये फास्ट मॉडल है। अगर कोई चीज़ गलत है, अगर आपको क्लियर है तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे, फास्ट टू रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज़ सही है तो आप उस पर भी फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे। बट ये क्या है, सेकेंड स्टेज प्रोसेसिंग रिक्वायर क्या है, इंटरमीडिएट लेवल का सिमिलरिटी है ओवरऑल। तो आप क्या करेंगे, तो आप ना ओवरऑल डबल लेयर प्रोसेसिंग करेंगे, आपको टाइम लगेगा। तो ये मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन फीचर कंपैरिजन मॉडल। तो आप याद रखिएगा, फीचर कंपैरिजन मॉडल्स। ये मॉडल क्या बताता है, वही मैंने बताया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच में कितना कॉमननेस है, कितना कॉमन है, इस पर निर्भर करता है। फिर चौथी थ्योरी मैंने बताई आपको सिमेंटिक मेमोरी की, क्या स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन मॉडल ये बताता है, जिन चीज़ों का अभ्यास हम बार बार, जो चीज़ें आपके सामने देखते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ जल्दी रिट्राइवल हो जाती है। जो चीज़ें हम बार बार नहीं सामने देखते हैं, उनका रिट्राइवल लेट से होता है। जैसे ब्रेड बटर का मैंने बटर ब्रेड बताया था, ये दोनों साथ में आता है तो जल्दी रिट्राइवल हो जाता है, जबकि बटर और नट्स क्या होते हैं, दोनों साथ नहीं आते, इसका रिट्राइवल बाद में हुआ था। फिर मैंने आपको बताया मोटिवेशनल और इमोशन का क्या रोल है। मोटिवेशन, अराउजल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर लेसन इजी है तो आप बहुत ज़्यादा रिट्राइवल कर लेंगे। बट अगर अराउजल ज़्यादा है आपका और बाकी लेसन डिफ़िकल्ट है, तो आपका जो रिट्राइवल होगा बहुत कम होगा। फिर मैंने आपको अफेक्टिव मेमोरी बताया। अफेक्टिव मेमोरी पे आइजेंक की एक स्टडी है 1975 की, उन्होंने बताया कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज होता है। फिर उन्होंने ब्राउन एंड कुलकिक ने 1977 में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बताया। फिर उसमें फ्लैश बल्ब मेमोरी बताया। फ्लैश बल्ब मेमोरी मैंने आपको बताया था क्या होता है, आँख बंद करने के बाद भी चीज़ें आपके सामने वगैरह आ रही हैं, तो फ्लैश बल्ब मेमोरी है, बस उसमें सरप्राइज और इमोशन होना चाहिए आपका। फ्लैश बल्ब मेमोरी एक्यूरेट ना होकर के इनएक्यूरेट होती है, नाइजर ने 1991 में बताया है। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ये टॉपिक पे। इसमें बिना प्रयास के ही रिकॉलिंग होती है, क्योंकि इसमें इनकोडिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर अफेक्ट मेमोरी क्या होती है, अफेक्ट मेमोरी जैग का स्टडी है, याद रखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, अफेक्टिव फील करते हैं, फिर कॉग्निटिव रिएक्शन देते हैं। जिससे मैंने बताया कि पहले हम डिश खाते हैं कोई, फिर उसके बाद हमको टेस्ट फील होता है, फिर आप उसके बारे में बताते हैं वो डिश अच्छा है या बुरा है। जिसमें मेरे इडली होता है, फर्स्ट टाइम इडली मैंने खाया हो तो मैंने पहले फील किया, फिर उसके बाद मैंने बताया वो चीज़ अच्छा है कि बुरा। पोलियाना प्रिंसिपल मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जो चीज़ें ना हैप्पीनेस होती हैं उनको याद करना इजी होता है, जो चीज़ें दुखी चीज़ें होती हैं या सैडनेस होती है, सिंपल सी बात है। हैप्पीनेस चीज़ें आप बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, सैडनेस को आप दूर भागते रहते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते। कंपैरिजन स्टडी मॉडल क्या बताता है,
लॉन्ग टर्म की एक कंपेरिजन स्टडी मॉडल है, कंपेरिजन ऑफ स्टडी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा यहाँ से। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी से फॉरगेटिंग में मैंने आपको बताया मल्टीपल स्टोर मॉडल में एटकिंसन शिफरिंग बफर मॉडल है, वॉकमैन नॉर्मल मॉडल है ना, सम एडिशनल मॉडल है, ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्ट्रेशन मॉडल है, सैम्पलिंग मॉडल है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वॉक एंड नॉर्मल मॉडल 1965। इसमें उन्होंने क्या बताया, प्राइमरी मेमोरी बताया, सेकेंडरी मेमोरी बताया। जितना रिहर्सल करेंगे उतना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। इनका ड्रॉबैक क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे चीज़ें आएंगी, कितना रिहर्सल करेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टोर हो जाए, क्या प्राइमरी मेमोरी यहाँ से। तीसरी चीज़, कितना मात्रा में हम डाटा स्टोर होगा, ये भी कैपेसिटी बताने में फेल हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटकिंसन शिफरिंग मॉडल। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और साइकोलॉजी में जो लोग पढ़ते हैं उनको भेजिए ताकि वो कमेंट करें, जिससे पता चले क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको पता चलेगा। उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, चलिए बाय।